Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रिस्पायरेशन. व्हाट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल में से या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है या फिर हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड हो रहा होता है. यानी कि हाइड्रोजन जो है उसको कोई भी मॉलिक्यूल उसको गेन कर रहा होता है. यानी कि एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. तो सेलुलर रिस्पायरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक सीरीज़ है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. इस रिएक्शन में क्या होता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर जो लिविंग सेल्स है वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन के ज़रिए. यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन करते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है. काइंड्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन की दो तरह की काइंड्स होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. यानी कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब जो रिस्पायरेशन होगी उस रिस्पायरेशन को कहा जाएगा एरोबिक रिस्पायरेशन. और एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सकता है. रिस्पायरेटरी पाथवे. अगर हम रिस्पायरेशन के पाथवे को देखें तो इस रिस्पायरेशन के पाथवे में जो एक मेन जो मॉलिक्यूल जिसको हम रिस्पायरेटरी फ्यूल कहते हैं जो कि यूज़ होता है वो है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर यूज़ होता है और इसकी ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए हम ग्लूकोज को रिस्पायरेटरी फ्यूल भी कहते हैं. तो ग्लूकोज की जो इनिशियल ब्रेकडाउन होती है चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो या वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, तो दोनों के अंदर जो इसके इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो सेम है. वो सेम इस तरह से हैं कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट्स में. और ये जो स्टेप है ये एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में सेम होता है और इस स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस. और पायरोवेट्स जो है वो आगे से डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करता है, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है. यानी कि वो एरोबिक रिस्पायरेशन है अगर इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है. तो आगे से जो पायरोवेट जो पाथवे फॉलो करेगा वो डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर और ऑर्गेनिजम्स की काइंड के ऊपर. अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है यानी कि वो एरोबिक रिस्पायरेशन है तो इसमें जो पायरोवेट है उसकी ब्रेकडाउन होगी एरोबिकली, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरोवेट की ब्रेकडाउन होगी और इससे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 36 से लेके 38 एटीपी तक होगी. 36 एटीपी रिलीज़ होती है यूकैरियोट्स के अंदर और 38 एटीपी रिलीज़ होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर. ये तो बात होगी एरोबिक रिस्पायरेशन की. लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन है तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो पायरोवेट्स हैं उनकी जो ब्रेकडाउन होगी वो एनएरोबिकली होगी, यानी कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसकी ब्रेकडाउन होगी, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी और उसमें जो प्रोडक्ट्स रिलीज़ होंगी वो है लैक्टिक एसिड जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है. लेकिन इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत ही उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि 2 एटीपीज़. मैकेनिज़्म ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन. अगर हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन के मैकेनिज़्म को देखें तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट. इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में जो मसल सेल्स होते हैं और हायर प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उन सब के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है. एनारोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है? एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, यानी कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होगी और उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ब्रेकडाउन हो रही होगी, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एनारोबिक रिस्पायरेशन. और एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है.
एनारोबिक रिस्पायरेशन आगे से दो तरह के पाथवेज को फॉलो कर रहा होता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनकी नेचर क्या है। तो वो दो पाथवेज हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की फर्स्ट टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में, और उसके बाद क्या होता है कि पायरोवेट की रिडक्शन होती है। पायरोवेट की रिडक्शन होती है NADH के ज़रिए, और जब पायरोवेट की रिडक्शन होती है तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट में। और ये जो पाथवे है ये एनारोबिकली होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और इसमें जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है पायरोवेट की तरफ, तो उसके बाद NADH जो है वो रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न होके और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है ग्लाइकोलिसिस के अर्ली रिएक्शन से। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर होता है, और इसके अलावा मैमल्स के जो मसल्स होते हैं इसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर जब ह्यूमन बींग्स एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस दौरान भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो हमारी बॉडी में जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो हमें मसल्स फैटीग होती है, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और हमें अपने मसल्स में पेन फील होता है। फर्मेंटेशन की नेक्स्ट टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यीस्ट के अंदर होता है, और इसमें भी सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरोवेट की डीकार्बोजाइलेशन होती है। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब ये है कि पायरोवेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज़ हो जाता है तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिडल्डिहाइड में, और ये एसिडल्डिहाइड की फिर रिडक्शन होती है, तो इसकी रिडक्शन होती है NADH के ज़रिए। एसिडल्डिहाइड की जब NADH के ज़रिए रिडक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल यानी कि एथानॉल में। और ये जो पाथवे है ये भी एनारोबिकली ऑपरेट होता है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और इसमें NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है एसिडल्डिहाइड की तरफ, तो उसके बाद ये रिटर्न हो सकता है और जाके अर्ली रिएक्शन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर सकता है। I hope students you have gained the concept of cellular respiration. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.